बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द टेक स्कूलिंग। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आपका मेधावी एग्जाम सीरीज का प्रैक्टिस पेपर नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं बेटा। हर एक सब्जेक्ट से मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लिए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लास्ट में मैंने एक होमवर्क भी दिया है जिसका आंसर आपको कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की मेधावी एग्ज़ाम सीरीज़ का प्रैक्टिस पेपर 5। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आज हम मेधावी एग्ज़ाम सीरीज़ की प्रैक्टिस पेपर 5 करने वाले हैं। इससे पहले मैं 4 पेपर्स यूट्यूब पे अपलोड कर चुकी हूँ। जो भी नए बच्चे हैं जो हमसे अभी अभी जुड़े हैं, जिन्होंने सिर्फ यही वीडियो देखी है, वो प्लीज़ पहले के प्रैक्टिस पेपर जो 4 मैंने अपलोड किए हैं वो भी जाके देखें, क्योंकि वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितने पेपर्स मैं करवा रही हूँ, आपका जो एग्ज़ाम है वो इन्हीं पेपर्स में से मिलने वाला है आपको वहाँ बैठ के ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ अलग क्वेश्चन पढ़ रहे हो या आपको इसका आंसर नहीं पता। आपने क्वेश्चन सारे पढ़े हुए होंगे, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। तो प्लीज़ जितना हो सके द टेक स्कूलिंग को आप देखो, इसकी वीडियोस देखो, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, ताकि जो बच्चे भी मेधावी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एनुअल एग्ज़ाम में अभी 3rd 4th 5th क्लास के बच्चे जो पेपर देने वाले हैं, वो इस तरीके के क्वेश्चंस को याद कर लें और ईजिली अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मेधावी एग्ज़ाम सीरीज़ 2023 का प्रैक्टिस पेपर 5। आपके इस प्रैक्टिस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चंस है और हर एक सब्जेक्ट से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। आपका इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, मैथ्स के भी क्वेश्चन है, ईवीएस के भी क्वेश्चंस और सोशल साइंस के भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो ईवीएस से है बेटा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द वुडन बोट इज कॉल्ड डैश इन केरला। कि केरला जो साउथ इंडिया है आपका, हम बता दें आपको, मैं बता देती हूँ कि अगर पूछ ले एग्जामिनर कि साउथ इंडिया को किस और नाम से जानते हैं, तो वो केरला भी है। मतलब हम बात करें साउथ इंडिया इज इक्वल टू केरला, कि अगर हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, दक्षिणी भारत की बात कर रहे हैं, तो हम केरला की बात करेंगे ही करेंगे। तो इन्होंने पूछा है कि वहाँ पे केरला में चलने वाली लकड़ी वाली बोट को, नाव को क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या रखा हुआ है उन्होंने, उन लोगों ने, वो किस नाम से अपनी उस नाव को बुलाते हैं। तो बताओ वो नाव कौन सी है बेटा, क्या नाम है उस नाव का। तो वो नाव है वल्लम। क्या है? वल्लम, ठीक है। और प्लीज़ स्पेलिंग भी साथ के साथ देखना, क्योंकि कई बार क्या होता है फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ब्लैंक फिल करने होते हैं, तो आपको वहाँ स्पेलिंग लिखनी होती है, तो इजीली आपको कोई दिक्कत ना हो और आपके मार्क्स ना कटे। इसलिए मैं स्पेलिंग पे भी ज़्यादा जोर दे रही हूँ कि आप स्पेलिंग भी साथ के साथ देखते चलें, उनको याद करते चलें, ताकि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ जाएँ तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, और आपके मार्क्स भी ना कटें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डैश इज मेड पक्का ब्रिज। बताओ अगर हमें एक पुल बनाना है, पक्का पुल बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, या वो पक्का ब्रिज, वो पक्का पुल किन किन चीज़ों से मिलके बनेगा। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे ईवीएस में ये चैप्टर भी आता है पक्का हाउस और कच्चा हाउस। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हाउसेज की बात करते हैं हम, कि कौन सा हाउस किस तरीके से बना होता है, क्या क्या मटेरियल उसमें यूज़ किया होता है। तो इसमें भी सेम वही बात करेंगे कि ब्रिज, जो एक पक्का ब्रिज होता है और एक जो कच्चा ब्रिज होता है, उनके लिए जो मटेरियल का यूज़ किया जाता है वो क्या क्या होता है। कि इन मटेरियल का अगर यूज़ किया गया है तो वो पक्का ब्रिज कहलाता है, और इन मटेरियल का अगर यूज़ किया गया है तो वो कच्चा ब्रिज कहलाता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं पक्का ब्रिज की। तो बताओ जब हम पक्का मकान बनाते हैं या पक्का हाउस बनाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। आपकी ब्रिक हो गई, सीमेंट हो गई, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, या आयरन की रोड्स हो गई, ये सब चीज़ें वहाँ पे यूज़ की जाती है। तो सेम एज इट इज़ जब हम एक पक्का ब्रिज बना रहे हैं, पक्का पुल बना रहे हैं, तो हमें उस चीज़ों की यहाँ भी ज़रूरत होगी। तो कौन कौन सी? आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रिक, फिर सीमेंट और आयरन, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डैश द ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स ऑल डिसीजन आर टेकन बाय फीमेल एलिफेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि जो एलिफेंट्स होते हैं, जो हमारे हाथी होते हैं, वो ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, और उनके ग्रुप में ज़्यादातर फीमेल होती हैं, मेल बहुत कम होते हैं। मेल वो होते हैं जिनकी उम्र बहुत
कम होती है, मतलब वो जस्ट अभी जन्मे होते हैं या 5-6 महीने के या 1-2 साल के जो एलिफेंट्स होते हैं वही ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, या जिनको 10-12 साल हो गए उन वो उम्र के एलिफेंट्स यहाँ पे इन ग्रुप्स में रहते हैं। जैसे उनकी उम्र 12 से क्रॉस कर जाती है वो एलिफेंट्स अपना झुंड छोड़ के, अपना ग्रुप छोड़ के कहीं और रहना शुरू कर देते हैं। मेल एलिफेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जो फीमेल एलिफेंट होती है वो हमेशा यहाँ पे ग्रुप में रहती है, चाहे वो उनकी एज कितनी भी हो जाए। और यहाँ की जो लीडर होती है, ग्रुप की जो लीडर होती है एलिफेंट्स के ग्रुप की, वो हमेशा कौन होती है? फीमेल एलिफेंट। इस ग्रुप में बच्चे होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, और सिर्फ लेडीज़ होती हैं, फीमेल्स होती हैं। यहाँ पे मेल एलिफेंट जो यंग होता है सिर्फ वही होता है, जो एल्डर होता है वो यहाँ पे नहीं होता है। और 10 से 12 एलिफेंट्स का एक ग्रुप होता है जो हमेशा साथ रहते हैं, साथ में पानी पीने के लिए जाते हैं, साथ में खाना खाते हैं। इस तरीके का इनका एक ग्रुप होता है और एक दूसरे की हेल्प भी वो करते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बताओ, जो ग्रुप होता है एलिफेंट्स का, उसमें जो डिसीजन लिया जाता है वो फीमेल एलिफेंट के द्वारा लिया जाता है। तो ये ग्रुप कितने का होता है? तो ये कितने का ग्रुप होता है? 10 से 12 एलिफेंट्स का ये ग्रुप होता है। 10 to 12 एलिफेंट्स इन द ग्रुप ऑफ एलिफेंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। डैश इज द जीरोफाइटिक प्लांट। एक ऐसा प्लांट जो कि कांटों भरा होता है और वो बहुत कम पानी में क्या करता है? उपज जाता है, ग्रो करता है बहुत अच्छे तरीके से। वो प्लांट कौन सा है? और डेजर्ट एरिया का सबसे फेमस प्लांट इसको माना जाता है। ये हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, जैसे जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी आपके लिए 50 ईवीएस क्वेश्चंस की, उसमें ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कल हमने 50 ईवीएस के क्वेश्चंस किए हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जाके ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो हमारा ईवीएस का जो पार्ट आएगा वो इनसे बाहर कहीं भी नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, अगर आप इतना भी करके चले जाओगे तो आप स्कॉलरशिप का प्राइज मनी जीत लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो वो प्लांट कौन सा है? वो प्लांट है आपका खेजड़ी प्लांट। कौन सा प्लांट है? खेजड़ी प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वेस्प एंड ट्यूमाइट्स लिव इन। जो ये वेस्प और ट्यूमाइट्स होते हैं ये कैसे रहते हैं? ये कैसे रहते हैं बेटा? ग्रुप्स में रहते हैं। कैसे रहते हैं? ग्रुप्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मडगांव इज इन डैश स्टेट। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इससे पहले के प्रैक्टिस पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, और कल की जो मैंने एग्जाम की सीरीज करवाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछ रहा है कि एक मडगांव नाम की एक प्लेस है, बताओ ये कौन सी स्टेट में आती है, ये कौन सी जगह में है? तो ये कौन सी स्टेट में है? मैंने बताया भी था, मडगांव का जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पिक्चर्स बनाई हुई है, जो कलाकृति करी हुई है, वो देखने लायक है। आप कभी भी गोवा जाओ और रेलवे से जाओ स्पेशली, तो देखना मडगांव का जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत 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 सुंदर बना हुआ है। आप देख के हैरान हो जाओगे, ऐसी ऐसी वहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई है। ठीक है, तो मडगांव कहाँ पे है? गोवा में, गोवा राज्य में, और गोवा की राजधानी पणजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ऑयल डैश इन वाटर। जो तेल होता है वो वाटर में क्या करता है? बताओ क्या करता है? आप कभी भी देखना पानी में आप मतलब जैसे कोई आपने तेल का कोई भी कटोरा था आपके पास और आपने उसमें पानी डाल दिया, तो ऑयल क्या होगा? एकदम से ऊपर आ जाएगा, वो नीचे नहीं रहेगा। तो हमेशा ऑयल क्या करता है? फ्लोट करता है पानी में। हमेशा ऑयल तैरता है पानी में। ठीक है, ऑयल फ्लोट्स इन वाटर। यहाँ तक समझ में आया बेटा? कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में डाल दिया करो, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँ साथ के साथ। ये आने वाली वीडियोस में उसको क्लियर कर दूँ कम से कम, ताकि आप अपने डाउट्स के साथ एग्ज़ाम में ना बैठो। सारे के सारे डाउट्स क्लियर करो ताकि आपका पेपर बिल्कुल 100% श्योर तरीके से क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द रूट्स ऑफ द ग्रास आर। आपने घास देखी है? आपके स्कूल में, कहीं पार्क में घास इजीली मिलती है आपको या आसपास के एरिया में। तो देखना, जब कभी भी आप घास को नीचे से निकालने की कोशिश करोगे ना बेटा, तो बहुत मुश्किल तरीके से निकलेगी। मतलब आपका दम लग जाएगा उस घास को वहाँ से फाड़ने के लिए। आप देखना, कभी कभी आप खेतों में या अपनी
छोटी सी गार्डन एरिया में अगर आप कुछ उगाते हो और वहाँ पे घास उग जाती है, जब आप उसको निकालने की कोशिश करते हो तो बहुत ईजी नहीं होता उसको निकालना। तो यही जो है आंसर है इसका, कि जो रूट्स होती है ग्रास की वो बहुत स्ट्रोंग होती है, जो उसकी जड़ होती है वो बहुत अच्छे तरीके से ज़मीन को पकड़ लेती है, कि जब हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें। तो इसी का ये मतलब निकलता है कि जो रूट्स होती हैं ग्रास की वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रोंग होती है, हम इजीली उनको नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और ये लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस के पार्ट का, हमारे प्रैक्टिस पेपर 5 का। इसमें कहा गया है कोच टीचेस, कोच क्या पढ़ाता है, क्या टीच करता है, बताओ। कोच किस में होते हैं, पहले तो ये बताओ, कोच होते किस चीज़ के लिए है। कोच हमेशा गेम्स के लिए होते हैं। जो हमारे कोच को अपॉइंट किया जाता है वो गेम्स के लिए किया जाता है, कि बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी जब गेम सिखाना होता है तो हमें कोच की ज़रूरत होती है, ताकि वो हमें अच्छे से गाइडेंस कर सके, अच्छे से ट्रेनिंग दे सके, अच्छे से हमारे लिए वो हमारा मील प्लान नोट कर सके, ताकि वो जैसा हमें हमारी बॉडी को शेप करना चाहते हैं या हमें जितना वेट का वो करना चाहते हैं उस गेम के अकॉर्डिंग वो हमें कर सके। तो कोच क्या टीच करते हैं हमें, गेम, और गेम की सारी स्ट्रेटजीज, कि हमें किस तरीके से वो गेम खेलना है, या उसके क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशंस है, वो सब हमें कौन बताता है, कोच बताते हैं। तो कोच टीचेस गेम्स एंड इट्स रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से शुरू होता है बेटा हमारा इंग्लिश का पार्ट। अभी तक हमने 1 to 9 ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस किए थे इस एग्ज़ाम के, इस प्रैक्टिस पेपर के। अब 10 क्वेश्चन से आने वाले क्वेश्चंस हमारे क्या होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे कुछ। तो आज के प्रैक्टिस पेपर में हम पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर करेंगे, ताकि हमारी ओवरऑल तैयारी जो है वो अच्छे से हो, हमें कोई भी डाउट ना रहे, हम इजीली क्वेश्चंस को समझ पाएँ। तो मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगी, ताकि आप एग्ज़ाम में जब उस क्वेश्चन को पढ़ो तो आपको इजीली मीनिंग समझ में आ जाए, और जितना जल्दी उसके आप उसका आंसर कर पाओ। तो इसमें 10th क्वेश्चन है बेटा, गिव द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। जो ये नीचे 3 वर्ड्स दिए हुए हैं इनके हमें अपोजिट्स बताने हैं, मतलब विपरीतार्थक बताने हैं इनके। जो ये मीनिंग निकल रहा है इन वर्ड्स का, इनका अपोजिट हमें बताना है कि क्या होता है। ठीक है, तो देखो आप पहला क्वेश्चन, इस 10 क्वेश्चन में पहला पॉइंट देख रहे हो, फुलिश लिखा हुआ है मैंने। फुलिश का मतलब क्या होता है, मूर्ख। तो मूर्ख का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, क्लेवर, मतलब चतुर, क्लेवर। ठीक है, अब हमें सेकंड का भी अपोजिट ही बताना है, हेल्दी। हेल्दी मतलब हष्ट पुष्ट, मतलब अच्छे, जिसको कोई बीमारी ना हो, वो जो बिल्कुल हेल्दी हो, कोई समस्या ना हो किसी को भी। तो इसका अपोजिट क्या होगा, अनहेल्दी, मतलब जिसको कोई ना कोई बीमारी हो या कोई समस्या हो, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, अनहेल्दी। नेक्स्ट है थर्ड, मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आधुनिक, मतलब आज का। तो इसका अपोजिट क्या होगा, पुराना, मतलब जो हमारा पुराना जमाना था या पुरानी चीज़ें थी, हम उनको क्या बोलते हैं, एंटीक या एंशियंट। क्या बोलते हैं, एंशियंट। तो मॉडर्न का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, एंशियंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, इनकी हमें फुल फॉर्म बतानी है। ये मतलब हमें शॉर्ट्स फॉर्म में दिए हुए हैं, अब हमें इनको ओपन करके फुल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे हैजेंट लिखा हुआ है, ये HASN ऊपर अपोस्ट्रोफी T, हैजेंट। तो इसको अगर ओपन करके लिखेंगे, जो ये अपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब क्या निकलेगा, यहाँ पे देख लेते हैं। हैजेंट का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेटा हैज़ नॉट। तो जो अपोस्ट्रोफी थी ये क्या थी, आपकी नोट के में से जो ओ था वो गायब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कांट, और ये हम जल्दबाजी के लिए लिख देते हैं, जब हमें राइटिंग्स करनी होती हैं, तो जब हमें ज़्यादा लिखना होता है तो उसमें हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो लेंथ है वो हम कवर भी कर लें और हमें लिखने में ज़्यादा परेशानी भी ना हो, क्योंकि हर बार हैज़ नॉट लिखेंगे तो हमें भी दिक्कत आएगी। इसीलिए हम उनकी शॉर्ट फॉर्म्स बना लेते हैं और लिख लेते हैं हैजेंट, कांट, कुडंट, इस तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट है कांट, इसको बोलते हैं कांट। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, कैन नॉट।
ठीक है, तो आप समझ गए ना, इस अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या है, नोट को हमें कंप्लीट लिखना है, जो ओ है वो गायब है, मतलब उसको लिखना है इस टाइम पे। थर्ड है कुडंट, क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको, कुडंट, तो कुडंट का फुल फॉर्म क्या होगा, कुड नॉट, क्या होगी, कुड नॉट। ठीक है, आए समझ में यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। ये यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं बेटा, इनके हमें सेम राइमिंग, मतलब जिस तरीके से इनको प्रोनाउंस किया जाता है उसी तरीके से प्रोनाउंस होने वाले कुछ और शब्द हमें इनके लिखने हैं। जैसे पहला है एट, सेकंड है ईट और थर्ड है हार्ड। तो एट से रिलेटेड, जैसे एट की जो साउंड आ रही है एट, इस तरीके के साउंड वाले, इस तरीके के राइमिंग वाले वर्ड्स हमें कुछ और भी लिखने हैं जिनमें ये सेम साउंड आती हो। तो देखो सिंपल सिंपल से है, एट बोला तो बैट, बैट में भी पीछे एट आ रहा है, कैट, रैट, हैट, मैट, तो ये सारे किस साउंड के हो गए, एट वाले साउंड के। तो लिख लेते हैं साथ के साथ, बैट, कैट, रैट, मैट, ठीक है, हैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ईट। अब हमें ईट राइमिंग वर्ड्स निकालने हैं जिसमें ईट इस तरीके की साउंड आ रही हो। तो ईट से रिलेटेड देखो, करके देखो, कोशिश करो। जैसे आपका होता है नीट, आ रही है ना लास्ट में ईट की, और स्पेलिंग में भी देखोगे तो EAT आता है उसमें। फिर बीट, किसी को मारना, चीट, किसी को धोखा देना, सीट, कोई सीट जहाँ पे आप बैठते हो। तो लिख लेते हैं साथ के साथ, नीट, चीट, बीट, सीट, ठीक है। देखो एट वाले में भी पीछे देखो एट एट सब में आ रहा है ना, मतलब सेम साउंड है। और ईट वाले में देखो, नीट में ईट आ रहा है, चीट में ईट आ रहा है, बीट में ईट आ रहा है, सीट में ईट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ड। अब हार्ड की बतानी है, तो हार्ड जैसे वार्ड, वार्ड, या फिर कार्ड, आजकल शादियों का सीजन चला हुआ है तो कार्ड। तो इसमें भी क्या आ रही है आपकी, हार्ड की जो राइमिंग है वो आ रही है। जैसे ARD, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, हार्ड में भी है, पीछे ARD था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, गिव 3 फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। देखो जैसे आप वर्ब की फॉर्म्स निकालते हो, तो सेम क्वेश्चन है, ये वर्ब्स दी हुई है, हमें इनकी 3 फॉर्म्स बतानी है। मतलब एक तो हमें प्रेजेंट बतानी है, एक पास्ट बतानी है और एक पास्ट पार्टिसिपल बतानी है। तो हमें प्रेजेंट दी हुई है, हमें इसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बतानी है कि क्या क्या होती है, कि जब हम भूतकाल में इन वर्ब्स का यूज़ करते हैं तो उसकी स्पेलिंग क्या हो जाती है, या पास्ट पार्टिसिपल में करते हैं तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है, या वो वर्ब कैसे कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो पहला वर्ड है बिगिन। बिगिन का मतलब क्या होता है, शुरू करना, मतलब किसी काम की शुरुआत। तो उसकी जो पास्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी, यहाँ पहले हेडिंग डाल देती हूँ मैं। जैसे एक पास्ट है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, और एक हमें पास्ट पार्टिसिपल लिखनी है, ठीक है। तो बिगिन की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो बिगिन ही है, पास्ट जो है वो बिगन है, BEGAN, और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो बिगन है, BEGUN। फाइंड मतलब कुछ ढूंढना, उसकी जो प्रेजेंट फॉर्म है वो फाइंड ही है, और जो पास्ट फॉर्म है वो फाउंड है, और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो भी फाउंड ही है। तो कई वर्ब्स ऐसी होती है जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम होती है, और कई वर्ब्स ऐसी होती है जिनकी तीनों ही वर्ब क्या होती है, बिल्कुल सेम, प्रेजेंट भी, पास्ट भी और पास्ट पार्टिसिपल, मतलब बिल्कुल सेम रहेंगी। नेक्स्ट है गो। गो का जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है वेंट, और जो पास्ट पार्टिसिपल होती है वो होती है गोन, ठीक है। आए समझ में यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो चलिए बेटा अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमने EVS का पार्ट कर लिया, हमने इंग्लिश का पार्ट कर लिया, अब बात करते हैं SST के पार्ट की। तो SST के क्वेश्चंस 14 क्वेश्चन से स्टार्ट हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट द नेम्स ऑफ इंडियन नेशनल सिंबल्स, कि हमें नाम बताना है हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं उनके।
कि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट राष्ट्रीय चिन्ह हैं, जो अलग अलग इंडियन नेशनल सिंबल्स हैं, वो क्या क्या हैं और उनके नाम क्या हैं। ठीक है, तो इससे पहले के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। हमने अभी 13th क्वेश्चन तक किए हैं। अब बात कर लेते हैं 14th क्वेश्चन की, जो कि हमारा एसएसटी का पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट है नेशनल गेम। हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है। इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं, मेरे ख्याल से कोई वीडियो ऐसी रही होगी जिसमें कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो या मैंने नहीं बताया हो, या इनके जो महान रथी हैं, जो मैजिशियन है इस गेम के, वो भी, उनकी भी बात हम बहुत बार कर चुके हैं। तो ये जो हमारा नेशनल गेम है, ये क्या है बेटा? हॉकी। क्या है? कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा जो नेशनल गेम है वो क्रिकेट है। नहीं बेटा, हमारा नेशनल गेम क्रिकेट नहीं है, बस वो आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ में है। लोग उसको देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इस वजह से हम डाउट में आ जाते हैं कि शायद हमारा नेशनल गेम क्रिकेट है, बट नहीं, नेशनल गेम हमारा हॉकी है। और जो इनके मैजिशियन थे वो मेजर ध्यानचंद थे, जिन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ हासिल की थी। और आज जब हॉकी का जो कोई अवार्ड दिया जाता है तो वो उन्हीं के नाम से दिया जाता है हमारे इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल सॉन्ग। अब हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो क्या है? तो वो है हमारा वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। प्रेयर में भी गाते होगे आप वंदे मातरम, और नेशनल सॉन्ग के साथ आप नेशनल एंथम भी गाते होगे। तो कई बार हम प्रेयर जो शुरू करते हैं वो वंदे मातरम से शुरू करते हैं, और जो एंड करते हैं वो नेशनल एंथम पे एंड करते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता होना चाहिए कि आपका नेशनल सॉन्ग क्या है और नेशनल एंथम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेशनल ट्री की। देखो, ये बहुत अजीब लगेगा आपको कि अच्छा हमारा कोई राष्ट्रीय पेड़ भी है, बट कई बच्चों को नहीं पता होता। इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को लेके आई हूँ, ताकि सब बच्चों को अपने इंडियन जो नेशनल सिंबल्स हैं उनकी नॉलेज हो, पता हो कि हाँ हमारी ये चीज़ें हैं जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इनको किसी वजह से हमारा नेशनल सिंबल डिसाइड किया गया है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किसी ने रख दिया, नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन चीज़ों के पीछे, कि हाँ उनको एक नेशनल राष्ट्रीयता दी जाती है और उनको हमारे लिए चुना जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं नेशनल ट्री। हमारा नेशनल ट्री क्या है? आपका बरगद का पेड़, जो बनियन ट्री होता है आपका, वो हमारा क्या है? नेशनल ट्री। और हमें नहीं पता इसके पीछे रीज़न क्या रहा होगा कि बनियन ट्री को बनाया, बट मैं ये समझती हूँ कि बनियन ट्री जो होता है वो बहुत छाँव देने वाला एक पेड़ होता है, जिसकी रूट्स नीचे तक ब्रांचेस की तरह लटकती हैं, और ओल्ड ट्री भी इसको माना जाता है। इसीलिए हमने शायद इसको नेशनल ट्री घोषित किया होगा, या कोई और रीज़न भी हो सकता है। मैं उस रीज़न पे नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ अपनी थॉट प्रोसेस आपको बता रही हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ। ठीक है, बस याद करने के लिए हम इसको याद कर लेते हैं कि जो नेशनल ट्री है वो क्या है? बनियन ट्री, बरगद का पेड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल वाटर एनिमल। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय पानी का जो पशु है या एनिमल है वो क्या है। हम किसको मानते हैं कि वो हमारा राष्ट्रीय एनिमल है। और आजकल जो उसकी जनसंख्या है या जो भी उसकी स्पीसीज़ है वो बहुत कम होती जा रही है, और वो हमारी नेशनल रिवर में पाई जाती हैं। पहली बात, हमारी नेशनल रिवर क्या है? हमारी नेशनल रिवर है बेटा गंगा, जिनको हम पूजते हैं, जिनका पानी हम अपने घरों को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए यूज़ करते हैं, जिनको हम सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं। या ये कहें कि वो रिवर जिसमें ऐसा कोई भी जीव जंतु नहीं होता जिससे हमें कोई हार्मफुल चीज़ें हों, हम उस गंगा के पानी को पीते भी हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए। तो ये जो वाटर एनिमल है, जो हमारा नेशनल वाटर एनिमल है, ये उसी गंगा रिवर में पाया जाता है, या उसी गंगा रिवर में पनपता है, या उसी में सरवाइव कर सकता है, ये कह सकते हैं हम। तो वो कौन है? हमारी डॉल्फिन, जिसको गंगा डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। और आजकल इसकी प्रजाति बहुत कम होती जा रही है, इसकी जो जनसंख्या है वो बहुत कम होती जा रही है। रीज़न हो सकते हैं कि मछुआरे उसको पकड़ लेते हैं, या कोई भी अलग रीज़न हो सकते हैं, बट हमें ध्यान देना चाहिए कि जो रिवर्स में जो गंदा पानी जाता है हम उसको ना डालें, जो पोल्यूशन हम प्लास्टिक से फैला रहे हैं उसको ना फैलाएं, ताकि जो हमारी रिवर्स हैं वो क्लीन रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं सारी रिवर्स एक दूसरे से मिल जाती हैं, अगर एक दूसरे से ना भी मिले
करोगे तो जो गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं, वो तो गंगा में जाके मिलती ही हैं और वो हमारे आसपास से ही निकलती हैं। तो प्लीज़ रिवर्स में पोल्यूशन ना फैलाएं किसी भी तरीके का, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे फैक्ट्रीज से रिलेटेड हो, ताकि ये जो हमारा नेशनल वाटर एनिमल है ये जीवित रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसको देख सके। ठीक है, तो हमारा जो नेशनल वाटर एनिमल है वो क्या है? गंगा डॉल्फिन। तो देखो एक ही क्वेश्चन में मैंने 2-4 पॉइंट आपके क्लियर कर दिए। जैसे मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ था कि हमारी नेशनल रिवर क्या है, तो वो हमें पता चल गई कि हमारी नेशनल रिवर क्या है? गंगा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम चीज़ों को जोड़ते जाएंगे अपनी डे टू डे लाइफ से, ताकि हम इजीली कनेक्ट कर पाए और चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती है जब हम अपनी लाइफ से उनको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में ही नेशनल एंथम। हमने इससे पहले बात की थी नेशनल सॉन्ग की, तो आपको नेशनल एंथम भी पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आपकी प्रेयर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। या फिर आपकी, अगर आप रोज भी उस चीज़ को गाओगे तो जो आपकी जो माइंड प्रोसेस होता है वो बहुत क्लीन हो जाता है और आप इजी, बहुत खुश मिजाज से अपने पूरे दिन को चला सकते हो। आप कोई भी स्ट्रेस नहीं लोगे उसके बाद। ठीक है, तो नेशनल एंथम है जो हमारा, वो क्या है? हमारा है वो जन गण मन, जन गण मन। यहाँ तक आया समझ में बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द नेम ऑफ दोज कंट्रीज वेयर डेमोक्रेटिक रूल्स आर फॉलोड। देखो मैं बात कर लेती हूँ पहले कि डेमोक्रेसी क्या होती है या डेमोक्रेटिक फॉर्म रूल्स क्या होते हैं। हम भारतीय या हमारी इंडिया कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सबसे पहले अपनी कंट्री का नाम लिख लेते हैं हम कि हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल्स चलते हैं। डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी है वो क्या है कि हम जो पीपल है अपना देश खुद चलाते हैं, अपने नियमों से चलाते हैं और अपने लिए चलाते हैं। वी आर द पीपल्स, जो कि हम अपनी कंट्री को चला रहे हैं, चाहे वो हम किसी भी तरीके से या किसी भी पोस्ट पे बैठ के या कोई भी काम करके हम उस चीज़ों को कर रहे हैं। बट वो काम कर कौन रहा है, उसमें नाम किसका आ रहा है? हम भारतीयों का। चाहे फिर वो कोई भी भारतीय, मतलब कोई भी इंसान हुआ जो कि एक भारतीय है। ठीक है, डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है। वहाँ पे खुद से कोई भी उठ के किसी पोस्ट पे नहीं बैठ सकता या किसी पे राज नहीं कर सकता या कोई भी अपना रूल नहीं बना सकता। वहाँ पे एक ग्रुप होता है, कुछ पार्टीज़ होती हैं जिसको नॉर्मल पब्लिक वोट देती है, उसमें से अपना मुखिया चुनती है और उसको हक देती है कि जाओ आप जाके रूल करो और हमारे लिए अच्छे अच्छे काम करो, ताकि हमारी कंट्री अच्छे से चल सके, वहाँ पे किसी को कोई परेशानी ना हो या किसी में कोई मतभेद ना हो। ठीक है, तो ये बात होती है डेमोक्रेसी की। तो हमारी इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हमने पहले इंडिया का ही नाम लिख लिया। नेक्स्ट है आपकी यूएसए, जिसको आप अमेरिका बोलते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो भी क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पे भी इसी तरीके से रूल्स बनाए जाते हैं, सभी इंसानों को मद्देनज़र रखते हुए या एक कंट्री की क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड है आपकी साउथ कोरिया, थर्ड है आपकी फोर्थ है आपकी ऑस्ट्रेलिया, फिर है ब्राज़ील, फिर है फ्रांस, नेक्स्ट है जर्मनी, नेक्स्ट है जापान। और बहुत सारी भी कंट्रीज़ हो सकते हैं, बट जो मेन है उसके मैंने नाम लिखवा दिए हैं। अच्छा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। आज कल ही रिपब्लिक डे गया है और आपको पता है रिपब्लिक डे किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? क्या हुआ था इस दिन? इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो लागू हुआ था और हम पूरी तरीके से वो तो थे, स्वतंत्र तो हो चुके थे 47 में, लेकिन अब गणतंत्र भी हो चुके थे। मतलब अब हमारे पास हमारी वो रूल बुक, हमारे वो नियम और कानून आ चुके थे जिससे कि एक देश को चलाया जाता है। इससे पहले ब्रिटिश सरकार हमें हेल्प कर रही थी कि हमारे रूल्स बनाने में, या हमें देख रही थी, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही थी ताकि हम अपने किताब को अच्छे से लिख सकें, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकें। और तब तक वो हम पे राज कर रही थी। आज़ादी तो वो हमें दे चुके थे 1947 में 15 अगस्त को, बट जो आगे का प्रोसीजर था कि अब तुम्हें किसके हवाले छोड़ के जाए, वो जो काम चल रहा था वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का काम चल रहा था, जिसमें
जो अध्यक्षता, जो मेन जो फोकस था वो बी आर अम्बेडकर जी ने निभाया था। उन्होंने ये सारे काम करने शुरू किए थे, जगह जगह से चीज़ें छाननी शुरू करी थी, उनको ढूंढना शुरू करा था। और ये जो कंट्रीज़ मैंने लिखवाई है ना, ये वो सारी कंट्रीज़ थी जिनसे हमने कुछ ना कुछ अपने संविधान में लिया है। मतलब हमने यूएसए से भी कुछ लिया है, साउथ कोरिया से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, आपके फ्रांस से भी, जर्मनी से भी, जापान से भी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक मिक्सअप है, मतलब सब कंट्रीज़ का कुछ ना कुछ हमने अच्छा ले लिया है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन आज हम रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की खुशी हम इस तरीके से जाहिर करते हैं कि हमने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाया है। ठीक है, तो हमने कल ही 74 नंबर का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राइट द नेम्स ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ गवर्नमेंट। कि हमारी सरकार के जितने अंग हैं, जितने पार्ट्स हैं, उनके नाम लिखो और उनके क्या काम होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हमारी जो गवर्नमेंट के जो पार्ट्स हैं, जो अंग हैं, वो कितने हैं? 3 है बेटा, टोटल 3 पार्ट्स हैं हमारी गवर्नमेंट के। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में पार्ट्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, आईज हैं, ईयर्स है, नोज है, इस तरीके से हमारी जो सरकार है उसके भी अंग हैं, उसके भी पार्ट्स हैं। तो वो कितने पार्ट्स हैं? टोटल 3 पार्ट्स हैं। मतलब हमारी सरकार अकेली नहीं है, वो 3 अंगों से मिलके बनी है, 3 पार्ट्स हैं उसके भी। तो जो पहला पार्ट है बेटा वो है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव, ठीक है। सेकंड है एग्जीक्यूटिव और थर्ड है जुडिशरी। अब मैं आपको अलग अलग बताती हूँ कि इनके काम क्या क्या होते हैं। जो लेजिस्लेटिव होती है, जो लेजिस्लेटिव पार्ट्स होते हैं, उसमें जो रूल बनाने का काम आता है सबसे इम्पोर्टेंट, कि ये क्या करती है? रूल बनाती है, लॉज बनाती है, कानून बनाती है हमारे लिए, कि ये कानून बना के तैयार कर दे, ये कानून बनाने का काम करती है। ठीक है, कानून बना दिया इसने, कानून बनाने का काम। फिर है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? जो कि लॉज, इन जो ये जो कानून बनाए हैं इनको सोसाइटी में जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो इनको लागू करते हैं। तो ये है कानून लागू करने वाले। और थर्ड जुडिशरी। जुडिशरी में आपके सारे के सारे कोर्ट्स आते हैं, जो कि किसी कानून को जब हम नहीं निभाते हैं या कोई भी हमें मतभेद होता है तो उसका जो जजमेंट करता है वो कौन करती है? जुडिशरी, जिसमें कि सारे के सारे आपके कोर्ट्स आते हैं। तो ये क्या काम करती है? कानून फैसला करने का काम करती है, फैसला करने का काम। मतलब इन दोनों चीज़ों में अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका जो फैसला लेना है वो जुडिशरी लेगी। तो लेजिस्लेटिव कौन? जो कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव कौन? जो कानून को हमारी सोसाइटी में लागू करते हैं। और जुडिशरी कौन? जो कि इन पे कोई भी गलत काम हुआ होगा उस पर फैसला लेते हैं, या जो भी मतभेद सोसाइटी में हुआ होगा उन कानूनों को लेके उस पर जो फैसला लेती है वो जुडिशरी लेती है। तो हमारी गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारी गवर्नमेंट 3 पार्ट से मिलकर बनी है। फर्स्ट लेजिस्लेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव और थर्ड जुडिशरी। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हमारा अभी एसएसटी का ही पार्ट चल रहा है। इससे पहले हमने एसएसटी के 13 क्वेश्चन से शुरू किए थे, 13, 14, 15, 16, देन ये है 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट? आपसे पूछ रहे हैं सरकार का मतलब क्या है, क्या होता है सरकार का मतलब, बताओ। सरकार का मतलब होता है बेटा जो कि हमारे लिए चीज़ों को इकट्ठा करती है, फिर उनको हम पे लागू करती है और फिर देखती है कि क्या हम वो चीज़ें अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, या किसी कानून से हमें कोई गलत उपदेश तो नहीं मिल रहा। तो ये क्या होती है? हमारी गवर्नमेंट होती है। मतलब अगर सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो जो मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि जो 3 पार्ट जो मिलके काम करते हैं वही क्या होती है? एक सरकार होती है। ठीक है, क्योंकि सरकार उन्हीं से मिलके बनी है, तो ऑब्वियस है जो वो काम कर रहे होंगे वो सरकार ही कर रही होगी ना एक तरीके से। तो लिख लेते हैं, एक डेफिनेशन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। गवर्नमेंट is
a association which form and perform the rules and laws for the citizens। गवर्नमेंट एक वो एसोसिएशन है जो कि बनाती है और उनको परफॉर्म करती है, किनको, रूल्स और कानून को, मतलब नियम और कानूनों को, किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, हमारे लिए, पीपल्स के लिए जो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। या किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री में जो रह रहे हैं, गवर्नमेंट उनके लिए क्या होती है, एक एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन होता है जो कि हमारे लिए रूल्स और रेगुलेशंस को बनाता है और फिर हमारे सिटीजन्स पे उनको परफॉर्म करता है, उनको देखता है और अगर कुछ भी गलत होती है तो उन चीज़ों को चेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज डेजर्ट? रेगिस्तान क्या होता है? क्या होता है रेगिस्तान? वही जो मतलब जहाँ पे क्या होता है बेटा रेगिस्तान, बताओ ज़रा। रेगिस्तान वो होता है जहाँ पे क्या हो, रेत हो। यही कहेंगे सीधा सीधा, मतलब तो यही होगा कि हाँ, रेगिस्तान वही होता है जहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेत होता है। लेकिन अगर हम और कुछ बात करें इस बारे में, तो रेगिस्तान हम उसको भी बोलते हैं जहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा उगती हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है, जो बहुत कम पानी में ईजिली उग जाते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, रेगिस्तान बोलते हैं। तो बेटा सिंपल फॉर्म में ही हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन कि डेजर्ट क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारा रेत होता है। जो रेगिस्तान होता है जहाँ पे बहुत सारा रेत पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। और सिर्फ थोड़ी जगह नहीं, बहुत लार्ज एरिया में जो सैंड हमें मिलता है, जो रेत हमें वहाँ पे मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं। उस एरिया को क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं। तो आइए एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। द सैंडी प्लेस where sand appears up to the vast area is called desert। वो रेतीला मैदान जहाँ पे रेत इतने वास्ट एरिया में फैला होता है या इतनी दूर दूर तक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नेम द 2 स्टेट्स हुज कैपिटल इज चंडीगढ़। सबको पता होगा, आई नो मेरे बच्चों को सबको पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हम बहुत बार कर चुके हैं, स्टेट्स और कैपिटल्स वाला भी, कि हमारी ऐसी 2 स्टेट्स हैं, ऐसे 2 राज्य हैं जिनकी जो कैपिटल है वो बिल्कुल सेम है। एक तो पंजाब के बारे में तो हम बहुत बातें कर चुके हैं कि इसके अर्थ, इसके मीनिंग क्या है, पंजाब 2 शब्दों से मिलके बना है, क्यों मिलके बना है, क्या रीज़न था, ये सब हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ वो वीडियोस जाके देख लें, वो प्रैक्टिस पेपर सारे के सारे चेकआउट कर लें ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो वो कौन सी 2 स्टेट्स हैं आपकी, फर्स्ट पंजाब और सेकंड कौन सी है, हरियाणा, ठीक है, आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द सन राइजेज इन द, बताओ सूर्य कहाँ से उदय होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट इन द वेस्ट। जो सूर्य उदय होता है वो पूर्व से उदय होता है, जो सूर्य अस्त होता है वो पश्चिम में अस्त होता है। मतलब अगर सीधा सीधा मैं स्टेट्स बताऊं तो जो सूर्य उदय होता है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में होता है और जो सूर्य अस्त होता है वो आपकी कहाँ पे होता है, गुजरात में, ठीक है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, पूर्व में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। द ओल्डेस्ट मार्केट ऑफ दिल्ली इज, बताओ दिल्ली की जो सबसे पुरानी मार्केट है वो कौन सी है। सबको पता होंगे या नहीं पता, चलो नहीं पता तो ट्राई करो जल्दी से। कौन सी है सबसे पुरानी मार्केट दिल्ली की। हमारी दिल्ली की जो सबसे पुरानी मार्केट है, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने जाते हैं, खासकर जब हमारे घरों में कोई शादी त्यौहार होता है तब हम वहाँ ज़रूर जाते हैं। तो वो कौन सी प्लेस है बेटा आपकी, चांदनी चौक। कौन सी है, चांदनी चौक। चांदनी चौक पे एक गाना है, ज़रा बताना कौन सा है। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को, है ना इस तरीके का,
चलो, इस चीज़ से रिलेट कर लिया करो ताकि ये चीज़ें याद रहे। ऐसा नहीं है इसमें कोई शर्माने वाली बात है, गानों से भी रिलेट कर सकते हैं, किसी प्लेस से भी रिलेट कर सकते हैं, तो हमें चीज़ें याद रखनी है, चाहे कैसे भी कर लें बस वो हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज़, कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका ऑफिस हमेशा कहाँ होता है या किस प्लेस पे होता है, बताओ ज़रा, कहाँ होता है? वो होता है सचिवालय में। तो हम अपने दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली के सचिवालय में, दिल्ली सेक्रेटेरिएट, ये किसका ऑफिस होता है? हमारे चीफ मिनिस्टर का। और हमारे राष्ट्रपति का घर क्या है, कौन सा है? हमारा राष्ट्रपति भवन। हमारे राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति भवन में कौन सा गार्डन है? अब क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल रहे हो तो आंसर भी तो पूछूंगी ना। राष्ट्रपति भवन में कौन सा गार्डन है? आपका मुगल गार्डन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे तरह तरह की फ्लावर्स होते हैं, आपके फूल होते हैं, प्लांट्स होते हैं बहुत सारे, कभी देखने जाना। अभी जनवरी फरवरी के आसपास ही वहाँ पे रौनक लगती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द लीडर ऑफ द मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली इज कॉल्ड, कि हमारे एमसीडी के जो लीडर होते हैं वो कौन होते हैं? मतलब जब एमसीडी में जो इलेक्शंस होते हैं उसके बाद जो लीडर, जो बिल्कुल टॉप पे जो चुने जाते हैं, उनका क्या नाम होता है, उनकी पोस्ट का क्या नाम होता है? अभी अभी आपने देखा हमारे एमसीडी के इलेक्शंस हुए थे 4 दिसंबर को, और वहाँ से हमारे ये जो काउंसलर हैं उनकी नियुक्ति हुई। फिर उन्होंने, काउंसलर्स ने, जो निगम पार्षद चुने गए, उन्होंने अपने हेड को चुना, जो कि क्या कहलाते हैं? मेयर। क्या कहलाते हैं? मेयर, ठीक है बेटा। जैसे हमारे एमएलएस पे और एमपीज पे कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। वैसे ही हमारे निगम पार्षदों पे जो टॉप पे होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो कौन होते हैं? मेयर होते हैं। और ये हम एमसीडी मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ स्टोन्स, कि जो हमारा लाल किला है वो किन पत्थरों से बना है? बताओ जरा, किन पत्थरों से बना है आपका रेड फोर्ट? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। हमारा जो लाल किला है वो किन पत्थरों से बना है? वो हमारा बना है लाल पत्थरों से। एक तो वेरी गुड, क्या आंसर दिया मैंने भी। लाल पत्थरों से तो बना ही बना है बेटा। वो एक सैंडी स्टोन है, मतलब एक किस्म का पत्थर है जिसको हम क्या बोलते हैं? सैंडी स्टोन, रेतीला पत्थर, ठीक है। रेगिस्तान से ही लाया गया था ये पत्थर, और उसी से हमारे लाल किले का निर्माण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा एसएसटी का पार्ट जो था वो यहीं तक था। हमने क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 24 तक एसएसटी का पार्ट किया। इससे पहले हम ईवीएस का पार्ट कर चुके हैं, आपका इंग्लिश का पार्ट कर चुके हैं, ठीक है, इसी पेपर में। अब बात करते हैं नेक्स्ट हिंदी के पार्ट की और मैथ्स के पार्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। हमने इससे पहले एसएसटी के पार्ट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 तक। अब बात कर लेते हैं कुछ हिंदी के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मुहावरों के अर्थ लिखे। ये कुछ मुहावरे आपसे पूछे हुए हैं, इनके हमें अर्थ बताने की, इनसे आप क्या समझते हो वो मतलब हमें बताओ। चलो शुरू करते हैं। पहला जो मुहावरा है वो है मटर गश्ती करना। मटर गश्ती, मटर गश्ती खुली सड़क पर, ये है ना गाना। तो उसमें रणवीर कपूर क्या कर रहे होते हैं? इधर उधर दौड़ रहे होते हैं, मतलब मटर गश्ती कर रहे होते हैं, मतलब बेकार में इधर उधर घूमना। क्या होता है? बेकार में इधर उधर घूमना। वो भी ऐसे ही कर रहे होते हैं उस टाइम, उस गाने में, तो उसी से हमने इसको रिलेट कर लिया, बेकार में इधर उधर घूमना, ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है भुचक्का रह जाना। एकदम से किसी को धप्पा कर देते हो ना आप, धप्पा एकदम से डरा देते हो, तो क्या हो जाता है? आश्चर्यचकित हो जाता है। तो हमने भुचक्का कर दिया उसको, मतलब ज़्यादा चौकन्ना कर दिया, मतलब आश्चर्यचकित रह जाना। आया समझ में?
नेक्स्ट पार्ट है आंखें बिछाना। किसी के लिए हमने आंखें बिछा दी, क्या कोई आंखें निकाल के बिछा देता है? नहीं। ये कहने का तरीका है कि मैं उसकी इतनी राह देख रहा था कि मैंने उसके लिए आंखें बिछा दी। मतलब मैं उसका इतना इंतजार कर रहा था, इतनी प्रतीक्षा कर रहा था उसका, कि मैंने अपनी आंखें बिछा के रख दी कि पता नहीं कब आएगा। तो प्रतीक्षा करना, किसी का इंतजार करना। ठीक है। नेक्स्ट है कोल्लू का बैल। कोल्लू का बैल कौन होता है? जो बहुत मेहनत करता है। पहले ना कोल्लू होते थे, कोल्लू मतलब जहाँ पे आपका ये गुड़ चीनी वगैरह शक्कर वगैरह बनाई जाती है। अब तो कोल्लू रहे नहीं, बट यूपी की साइड अगर आप जाओगे तो कोल्लू देखने को मिलेंगे। मतलब जहाँ पे गन्ने की खेती होती है साइड में, और एक कोल्लू बना रहता है जिसमें बैल को एक लकड़ी से बांध दिया जाता है, और वो क्या होता है, उस शुगर को, जो सिरप निकलता है आपके गन्ने में से, जो रस निकलता है, उसको चलाता रहता है, नीचे आग जलती रहती है, और उससे क्या बनता है, आपकी गुड़ बनता है, आपकी शक्कर बनती है, ये सब चीजें बनाई जाती है। तो कोल्लू का बैल बेचारा वो दिन रात लगा रहता है कोल्लू में, चलते रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो इसीलिए बोलते हैं कोल्लू का बैल। मतलब मैं बहुत मेहनती हूँ, मतलब बहुत मेहनत करना है, या बहुत मेहनती जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कोल्लू का बैल। ठीक है। जैसे कि आप सब मेधावी पेपर के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, मतलब आप सब क्या हो गए हो? कोल्लू का बैल बन गए हो। नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब आम तो है ही है, साथ में हमने गुठलियों के दाम भी चुका लिए। मतलब इसका क्या अर्थ निकलता है कि हमने आम तो लिए ही लिए, साथ में जो गुठलियां भी थी उसके भी दाम चुका दिए। तो या उसका भी हमने पूरा मुनाफा कमा लिया। आम तो खाए खाए, साथ में गुठलियों के भी जो दाम लगे थे उसका भी हमने भरपूर मजा उठाया है। तो क्या होता है इसका मतलब? दुगना लाभ। दुगना लाभ मतलब डबल प्रॉफिट हो गया है। इस तरीके से बोला जाता है इन चीज़ों को कि आम के आम गुठलियों के भी दाम, कि आम के आम तो हमने ले लिए, गुठलियों के भी दाम हमने चुकाए हैं किसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। ये जो शब्द दिए हुए हैं ये एक वचन है, हमें इनके बहुवचन बताने हैं कि इनके बहुवचन क्या होंगे। तो देख लेते हैं। पहला है मिठाई। और ये जो हिंदी का जो मैं पाठ करवा रही हूँ बेटा, ये जो ऐसे टॉपिक हैं ये हर पेपर में आते ही आते हैं, चाहे वो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी भी चीज़ का आप एग्जाम दे रहे हो, ये चीज़ें। और सिर्फ आज नहीं, आप बड़े भी हो जाओगे, बड़े होके भी कोई एग्जाम दोगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ आपके इस एग्जाम में आ गई फिर आगे नहीं आएंगी। इनफैक्ट मैं आज अगर कुछ पढ़ रही होती हूँ, किसी चीज़ का एग्जाम दे रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ें याद करनी होती है, क्योंकि आज के एग्जाम, हमारे बड़ों के एग्जाम में भी ये चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है मिठाई। तो मिठाई एक वचन, मिठाई का बहुवचन मिठाइयाँ। बस आप तरीका देख लो किस तरीके से लिखा जाता है। देखो बता तो देते हो आप, लेकिन लिखने में गलतियां कर जाते हो और वहीं आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो हमें वही नहीं करना है, हमें उन्हीं चीज़ों से बचना है जहां हमारे मार्क्स कट रहे हो। तो मिठाई एक वचन, इसका बहुवचन मिठाइयाँ। लिखा कैसे जाता है वो देख लो। मिठाइयाँ, इसमें बड़ी ई नहीं आएगी, जबकि मिठाई में बड़ी ई थी, इसमें छोटी ई आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है मे। मे का बहुवचन आपको बताना है। तो मे का बहुवचन क्या होता है? हम। एक अकेला मैं और हम सारे हम। पत्ता, पत्ता का बहुवचन पत्ते। पत्तियां मत कर देना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि बहुवचन पूछा है ना कि लिंग बदलो। ठीक है। लाठी, लाठियां देख लो कैसे लिखा जाता है। इसमें देखो क्या थी, बड़ी की मात्रा है, तो अब हमें छोटी की मात्रा लगानी है। लाठियां। फिर है किस्म। किस्म का बहुवचन किस्में। किस्म क्या होता है? वैरायटीज होती है बेटा। आप जैसे खाने में वैरायटीज देखते हो कि क्या क्या सब्जी बनी है, तो उसको क्या बोला जाता है? किस्म और किस्में। ठीक है। हो गया यहाँ तक? आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित गलत शब्दों को सही करके फिर से लिखें। मतलब ये जो हमें शब्द दिए हुए हैं ये गलत दिए हुए हैं, इनको गलत तरीके से लिखा हुआ है, ये ठीक तरीके से हमें लिख के बताने हैं कि इनका शुद्ध रूप क्या होता है, इनको किस तरीके से एक्चुअल में लिखा जाता है। मतलब ये सारे गलत हैं, इनको अब शुद्ध रूप में हमें लिखना है, इनको सही करके हमें लिखना है। तो पहला है आपका ऋषि। तो क्या ऋषि को इस तरीके से लिखते हैं? नहीं, ऋषि को
इस तरीके से लिखा जाता है बेटा। साथ के साथ देखते जाना अच्छे से, ताकि आपको याद रह जाए कि क्या शुद्ध रूप है और क्या गलत रूप है। करम, क्या करम ऐसे लिखा जाता है? नहीं, करम इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। फिर आपका परीक्षा, परीक्षा होता है या परीक्षा होता है? क्या होता है? परीक्षा, मतलब आपका एग्जाम। नेक्स्ट है आश्रम। क्या आश्रम ऐसे लिखा जाता है? नहीं, आश्रम ऐसे नहीं लिखा जाता बेटा, आश्रम इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, आए समझ में? तो ये गलत थे, हमने इनको ठीक करके लिख दिया, इनको शुद्ध रूप हमने लिख दिया। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कहती हूँ कि जो मैं लिख रही हूँ उसको ध्यान से देखा करो, क्योंकि क्या पता वही स्पेलिंग आपसे पूछ ले। ज़रूरी नहीं इन्हीं में से पूछे, जो हमने पहले लिखी हैं उनमें से कोई स्पेलिंग आपसे पूछ ले, कोई शब्द आपसे पूछ ले, तो आप ध्यान दिया करो कि चीज़ों को स्पेलिंग क्या है, किस तरीके से मैं उनको लिख रही हूँ, उनका शुद्ध रूप क्या है, पूछ लिया करो अगर कुछ ना समझ में आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विलोम बताओ। विलोम मतलब विपरीतार्थक बताओ, मतलब इनका अपोजिट बताओ। जो हमने इंग्लिश में किया था ना, वो अब ये हिंदी का अपोजिट है। वो इंग्लिश का था, ये हिंदी का है। हिंदी में क्या बोलते हैं अपोजिट को? विलोम। तो शांत, शांत मतलब चुपचाप, इसका अपोजिट क्या होगा? शोर करना, हल्ला मचाना। तो शांत का अपोजिट क्या लिखे हैं हम? अशांत। ठीक है, मतलब जो शोर मचाता है। दंड मतलब किसी को दंड दे दिया, किसी को पनिशमेंट दे दी, तो इसका अपोजिट क्या होगा? किसी को पुरस्कार देना, तो पुरस्कार, सॉरी मैं काट के लिख देती हूँ, पुरस्कार। ठीक है। नेक्स्ट है आदर, किसी का आदर सम्मान करना, किसी की इज्जत करना, उसका अपोजिट क्या होगा? आदर का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? निरादर। क्या हो जाएगा? निरादर, मतलब जिसका हम आदर नहीं करते, निरादर या अनादर दोनों हो सकते हैं। ठीक है। फिर है लास्ट है सज्जन। सज्जन मतलब एक सही दिखने वाला, चाल चलन में सही, एक सज्जन मतलब एक वेल एंड गुड इंसान को हम क्या बोलते हैं? सज्जन बोलते हैं। जिसमें कोई खराब आदत ना हो उसको सज्जन बोला जाता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हो जाएगा दुर्जन, मतलब जो कि गलत काम करता हो, गलत व्यवहार करता हो, अच्छा नहीं दिखता हो, उसको क्या बोलेंगे? दुर्जन। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? हिंदी के पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसमें हमें पर्यायवाची। देखो ऐसी एक भी वीडियो नहीं रही होगी प्रैक्टिस पेपर की या टॉपिक्स की जिसमें मैंने पर्यायवाची ना करवाए हों। प्लीज़ जो भी मैंने हिंदी में, इंग्लिश में, ईवीएस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको करवा रही हूँ, प्लीज़ उन पर फोकस करो, उन पर ध्यान दो, उनकी प्रैक्टिस करो, ताकि आपका मेधावी का एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा जाए। आप ना आके बोलोगे कि मैम थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना पढ़ाया या इतना हमें मोटिवेट किया पढ़ने के लिए, हमारे लिए इतनी वीडियोस बनाई अपना टाइम निकाल के, कि आज हमने अपना मेधावी का एग्जाम क्लियर कर दिया। आपको एग्जाम में बैठते वक्त डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। आप बिल्कुल इस तरीके से जाओगे, इस तरीके से पेपर दे के आओगे, इस तरीके से पेपर दे रहे होगे जैसे कि आप ही ने पेपर को सेट किया है, जैसा कि पेपर घर से ही बन के आया है, आपसे पूछ के बनाया गया है। इस तरीके से आप बिहेव करोगे। लेकिन वो कब होगा? वो जब होगा जब आप इस चैनल की सारी यूट्यूब वीडियोस रोज़ देखा करोगे, टाइम निकाल के। जब टाइम मिल जाए, जब वो वीडियो आप रिपीट कर दो, आज एक देखिए, कल दूसरी देख ली। जो रोज़ अपलोड हो रही है वो तो रोज़ की रोज़ देखनी है, बट उनके साथ रिविज़न में भी जो पहले अपलोड हो चुकी है वो भी देखती है, ताकि चीज़ें याद रहे बेटा सबको। ठीक है, तो देखो जिसको पढ़ना नहीं है उसको हम पढ़ा नहीं सकते, बट जो पढ़ सकता है उसको हम ज़रूर पढ़ा सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके से। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप तो कर सकते हो ना, तो क्यों ना आप करो। क्या लगता है? सिर्फ एक डाटा का रिचार्ज तो आप करवाते हो सबके घरों में, उनको अलग अलग चीज़ें देखने के बजाय आप फोकस करो ना अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि ये टाइम क्या है? पढ़ाई का है। खेलने का भी टाइम आएगा बेटा लेकिन हमें टाइम के अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि हम दिन में अगर पूरे दिन सोएंगे तो रात को नींद आ जाएगी, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने वो चीज़ अपोजिट कर दी। तो जो जिस चीज़ के लिए समय बनाया गया है, हम उस चीज़ को उसी समय पे करेंगे तो अच्छा भी लगेगा और हमें रिवॉर्ड भी मिलेगा, हमें उसका प्राइज़ भी मिलेगा। तो प्लीज़
इस टाइम जो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है ना आपका, जनवरी फरवरी मार्च का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ गए हैं, चाहे वो मेधावी का हो, चाहे एनवीएस का हो, चाहे किसी भी तरीके का पेपर हो जो कि आप दे रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। तो इसीलिए हमें चीज़ों को साइड रख के हमें इस टाइम इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं पर्यायवाची शब्दों की। पहला पूछा गया है ईश्वर का पर्यायवाची बताओ, मतलब ईश्वर के दो ऐसे पर्यायवाची बताओ जो कि सेम ईश्वर का ही मतलब निकालते हैं। तो ईश्वर को हम क्या बोलते हैं, एक तो भगवान बोलते हैं और एक क्या बोलते हैं, प्रभु। क्या बोलते हैं, प्रभु, हे प्रभु, हे भगवान जी बोलते हो ना, तो वो किनको बोल रहे हैं हम, ईश्वर को, भगवान को। सेकंड है असुर। असुर कौन होते हैं आपके, कौन होते हैं असुर, राक्षस। कौन होते हैं, राक्षस। आप टीवी वगैरह में देखते हो ना, तो वो कौन होते हैं, जो नेगेटिव रोल कर रहे होते हैं, असुर होते हैं। तो राक्षस बोल सकते हो, एक तो निशाचर बोलते हो, ठीक है, दैत्य बोलते हो। नेक्स्ट है प्रयास। प्रयास मतलब कोशिश करना, तो यही हो जाएगा एक तो इसका कोशिश, और एक क्या हो जाएगा, चेष्टा। फोर्थ है सूरज। सूरज के पर्यायवाची बताने, तो सूरज, सूरज को हम क्या बोलते हैं, एक तो दिनकर और एक दिवाकर। रवि भी बोलते हैं सूरज को, ठीक है। नेक्स्ट है बादल। बादल, बादल का एक तो मेघ और एक प्योधर। आए समझ में। तो यहाँ तक था आपका हिंदी का पार्ट। ये हिंदी का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हम मतलब कितने पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, हम 4 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं इससे पहले। सबसे पहले हमने ईवीएस किया, फिर हमने इंग्लिश किया, फिर हमने आपका क्या किया, हमारा एसएसटी किया, और अब हमने हिंदी किया। तो 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी आती है मैथ्स की। तो मैथ्स के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखना। मैथ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो मिनटों में सॉल्व हो जाते हैं। आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती, बस तरीका समझ में आना चाहिए, आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप तरीका सीख कैसे रहे हो या उसको ध्यान कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो हम चीज़ों को बेसिक तरीके से लेके चलेंगे ताकि आपको चीज़ें ईजिली याद रहें। चलिए शुरू करते हैं मैथ्स का पार्ट। तो अभी तक हमने बेटा 4 पार्ट्स देख लिए इस प्रैक्टिस पेपर के। हमने सबसे पहले बात की ईवीएस की, फिर हमने बात की इंग्लिश की, देन हिंदी और एसएसटी। एसएसटी पहले किया था, देन हिंदी आया था। अब बात कर लेते हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब एक प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, जिस तरीके का पेपर आपका मेधावी के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी मैंने आपको करवाए या जो भी मैं मैथ्स में आपको बताने वाली हूँ, या इससे पहले भी जो प्रैक्टिस पेपर हम कर चुके हैं। तो प्लीज़ उन सभी वीडियोज़ को आप जाके ज़रूर देखें। इसको कंप्लीट करने के बाद रोज़ की एक दो वीडियो आप कंप्लीट करें, ताकि जो पीछे का रिवीजन वर्क रह गया आप उसको कंप्लीट कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके मैथ्स का पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है वैसे तो, लेकिन मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1 है। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ आवर एंड इज बिटवीन 12 and 1 एंड मिनट हैंड एट 7। बताओ क्या टाइम होगा घड़ी में जब आपकी जो आवर एंड है, जो आपकी क्या कहते हैं, घंटे की जो सुई है वो 12 और 1 के बीच में होगी, और जो आपकी मिनट की सुई है वो आपकी 7 पर होगी। तो उस समय घड़ी में क्या टाइम होगा। तो सभी बच्चों को टाइम देखना आता होगा, जिनको नहीं आता उनके लिए बता देती हूँ एक सिंपल सा। पहले एक घड़ी बना लेते हैं हम, ताकि मैं आपको इजीली समझा पाऊँ। ये आपकी राउंड शेप की मैंने घड़ी बना ली। 12 तक जिसमें टाइम होता है, ऊपर 12, नीचे उसके जस्ट नीचे 6 होता है, साइड में 3 यहाँ पे, देन ये इसी के जस्ट सामने 9, और बीच में जैसे 12 के बाद 1 2, 3 के बाद 4 5, 6 के बाद 7 8, 9 के बाद 10 और ये 11, ठीक है। ये आपकी घड़ी होती है। इसमें 2 सुई होती है बेटा, एक बड़ी सुई बोलते हो आप इसको, और एक छोटी सुई बोलते हो जिसको। तो जो छोटी सुई होती है वो आपकी घंटे की सुई होती है, और जो बड़ी सुई होती है वो आपकी मिनट की सुई होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो कहा है, पहले मैं ये बता देती हूँ, जो ये 1 होता है हमेशा इनको 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 5 ज़ा 5, जब 2 को 5 से करेंगे तो 10, 3 को करेंगे तो 15, 4 को करेंगे तो 20,
5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25। मतलब ये एक तरीके से क्या चल रहा है, 5 का टेबल चल रहा है आपका। हमें सिर्फ 10 तक पता होता है, लेकिन उसके आगे यहाँ तक हमें कब कहाँ तक चलाना है, 12 तक। तो लिख लेते हैं 6 पे 30, 7 पे 35, 8 पे 40, 9 पे 45, 10 पे 50, 5 पे 55 और 12 पे 60। तो ये 60 आ गया। मतलब अब हमें समझ में आ गया कि पूरे 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती हैं आपकी, 60 मिनट होती है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, ये जो है ये 1 5 मिनट दिखाता है, 2 10 मिनट, 3 15, 4 20, 5 25, 6 30, 7 35, 8 40, 9 45, 10 50, 11 55 और 12 60। पूरा घंटा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि जो आपकी छोटी सुई, जो घंटे की जो सुई होती है, वो आपकी 12 और 1 के बीच में है। तो बना लेते हैं छोटी सुई। ये आपका 1 है, ये 12 है, इसके बीच में ये हमने छोटी सुई बना दी। ये हमारी किसकी है, घंटे की सुई है। ठीक है, तो ये 12 और 1 के बीच में आ गई। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जो बड़ी सुई है वो आपकी 7 पे, मतलब एग्जैक्ट 7 पे है। तो ये 7 हमारा यहाँ है, तो जो बड़ी सुई हम यहाँ बना देते हैं। ये छोटी से थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये जो सुइयां हमने यहाँ लगा दी हैं, बताओ घड़ी में देख के कि क्या टाइम हुआ है। जिनको टाइम नहीं देखना आता उनके लिए बता रही हूँ, वैसे जिसको टाइम देखना आता है उसको समझ में आ गया हो कि घड़ी में क्या टाइम हो रखा है। जिनको नहीं देखना आता उसके लिए मैंने ये फिगर बनाई और ये मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। 12 और 1 के बीच में है, पूरा कंप्लीट 1 पे नहीं है ना, पूरा कंप्लीट 12 पे है। तो जिसके बीच में होता है उससे पहले वाला नंबर हम ले लेते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में 12 और 1 के बीच में है, तो इससे पहले वाला नंबर ले लेंगे, मतलब 12 ले लेंगे। इन दोनों में से जो पहले आएगा वो नंबर ले लेंगे। तो 12 लिख लिया एक तरफ। घंटे पे आवर और मिनट है, तो घंटे पे हमने 12 लिख लिया। ठीक है, 2 डॉट लगा दी जो घड़ी में आपके दिखाई दे, ऐसे शो करते हो जिसमें टाइम आप। अब ये तो हो गई छोटी सुई की बात। अब बड़ी सुई की बात कर लेते हैं। बड़ी सुई किस पे है, डायरेक्ट 7 पे है पूरी। वो तो किसी के बीच में नहीं है ना, किसी नंबर के बीच में, वो एग्जैक्ट 7 पे है। 7 का नंबर क्या है हमारा, 35। तो ये जो 35 ही क्या है, हमारी मिनट्स है। तो ये मिनट्स पे हम क्या लिख देते हैं, 35। तो हमारी घड़ी में जो टाइम हुआ वो क्या हुआ है, 12:35। ठीक है, आया समझ में। मतलब जो छोटी सुई होती है, जब वो 2 नंबरों के बीच में होती है, तो वो उनमें से जो नंबर पहले लिखा होता है वो नंबर हम ले लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। समझ में आ गया। और प्लीज़ जो बच्चे टाइम नहीं देखना जानते हैं वो इस तरीके से देख के इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3 and 5 and it comes between 25 to 50, what will be the number? पूछा है कि अगर मान लो एक नंबर है, किन के बीच में, 25 से 50 के बीच में एक नंबर है, जो कि 2, 3 और 5 से पूरा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है आपका, वो नंबर क्या होगा। एक तो सिंपल तरीका कि हम 25 से 50 तक जितने भी नंबर आते हैं उनको 2 से, 3 से, 5 से डिवाइड करके देख लेंगे। सिंपल है, देखो जिसको नहीं पता चलता उसके लिए बहुत इजी है। मैं भी कई बार यही कर लेती हूँ कि नंबर देख लेती हूँ कि हाँ ये नंबर क्या इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, और मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि इसी तरीके से आप कर लो। ठीक है, तो चलिए 25 से 50 के बीच में नंबर 25, 26 पूरे नहीं लिखेंगे। हम एक चीज़ देख लेते हैं कि 2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा इससे पहले जो वीडियो आपका जो क्वेश्चन मैंने करवाया था 30th क्वेश्चन, वो पोर्ट्रेट मोड पे बन गया है, तो प्लीज़ फ़ोन को थोड़ा एडजस्ट कर लेना उस टाइम पे। अभी जो ये क्वेश्चन है ये आपका सही आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई देगा। तो प्लीज़ पहले वाले क्वेश्चन के लिए सॉरी, उसको आप थोड़ा फ़ोन को जब टेढ़ा करोगे तो आपको ईजिली वो समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है जो इसमें था कि एक ऐसा नंबर जो 25 से 50 के बीच में आता है और वो 2, 3 और 5 से पूरा डिवाइड होता है, वो नंबर बताइए हमें क्या नंबर है। तो हम पहले देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 2, 3 और 5 इनसे डिवाइड होना चाहिए वो। तो 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 10 आता है, मतलब 0 आती है पीछे। ठीक है, तो पहले वो नंबर्स लिख लेते हैं, वो सारे नंबर वही लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि 0 आएगी, क्योंकि जहाँ पे 2 और 5 आ जाता है वहाँ पे नंबर में पीछे 0 आती ही आती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होता है और उसमें लास्ट में 0 काउंट होती ही होती है। तो 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसको, तो 30 आ जाएगा सीधा। तो देख लेते हैं, वही नंबर हम लिखेंगे जिनके पीछे 0 है। 25 से 50 के बीच में वो नंबर्स लिखेंगे जिनके पीछे 0 है। तो वो कौन कौन से नंबर है,
देखो एक तो 30, एक 40 और एक 50, यही 3 नंबर है जो जिनके पीछे जीरो है, और कोई नंबर तो ऐसा नहीं है ना जिनके पीछे जीरो है। अब इनको हम डिवाइड करके देख लेंगे इन तीनों से, क्या ये पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। जो इनमें से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा वो ही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, तो पहले पीछे से शुरू करते हैं, 50 से शुरू करते हैं। क्या 50 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है? यस, 2 के टेबल्स में 50 आता है, 50 आता है, किस पे आता है? 25 पे आता है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या 3 से हो जाएगा? क्या 3 के टेबल में 50 आता है? नहीं, 3 के टेबल में 50 नहीं आता। आप डिवाइड करके देख लो, 50 अंदर रखो, 3 के टेबल में 5 आता है? नहीं, इससे छोटा 3 आता है, 1 पे आता है, 2 0। क्या 20 आता है? नहीं आता। क्या आता है इससे छोटा? आपका 18 आता है। तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये नंबर तो हमारा नहीं है। अब ये वाला नंबर देख लेते हैं, 30 देख लेते हैं हम। क्या 32 के टेबल में आता है? यस आता है। कितने पे आता है? 15 पे आता है, तो ये 15 पे डिवाइड हो जाएगा। क्या 3 के टेबल में 30 आता है? यस 10 पे आता है, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है इससे। क्या 5 के टेबल में 30 आता है? यस 5 के टेबल में भी 30 आता है, 6 पे आता है। तो मतलब 30 एक ऐसा नंबर था जो आपका 2 से, 3 से और 5 से पूरा पूरा क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था। मतलब यही वो नंबर है 25 से 50 के बीच में जो इन तीनों डिजिट से पूरा पूरा डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से देख लिया करो कोई मल्टीप्लाई करके, कि जैसे हमने 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, हमने पता चल गया कि जो भी नंबर होगा उसके पीछे क्या रहेगा, 0 तो रहेगा ही रहेगा। तो हमने वही नंबर लिख लिए, हमने पूरे 25 से 50 तक पूरे नंबर नहीं लिखे, उसमें कन्फ्यूजन होती है, एक एक को हम चेक करते। अब हमें पता चल गया इन तीनों में से एक नंबर है, हमने डिवाइड करके देख लिया सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अमन हैज़ केप्ट हिज चिकन इन वन बॉक्स। If he has counted 36 feet, then how many chicken will be there in all? अमन नाम का एक लड़का है जिसने कुछ चिकन्स को अपने बॉक्स में रखा, एक बॉक्स में रखा, और जब उसने उनके पैर काउंट करने शुरू करे तो टोटल पैर निकले 36। अब वो पूछ रहा है कि बताओ मैंने कितने चिकन्स को उस बॉक्स में रखा। तो मैंने आपको ये टेबल के अकॉर्डिंग करवा रखा है। पहले हम चिकन लिख लेते हैं यहाँ पे, और नीचे इनके फीट लिख लेते हैं। और हमें पता है चिकन एक है तो उसका सिर कितना होगा, एक ही होगा, और फीट कितने होते हैं चिकन के? 2 होते हैं। ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं इस तरीके से। जब 2 फीट हमने काउंट किए तो चिकन कितने मिले? 1 मिला, एक मुर्गा मिला जिसके 2 पैर थे। अगर 4 करे तो 2, अगर 6 काउंट किए तो 3। इस तरीके से हम आगे आगे चलते जाएंगे। तो 6 था, 8 हुआ तो 4 चिकन, 10 हुआ तो 5, 12 हुए तो 6, 14 हुए तो 7, 16 हुए तो 8, 18 हुए तो 9, फिर आपका 20 हुए तो 10, 22 हुए तो 11, 24 हुए तो 12, 26 हुए तो 13, 28 हुए तो 14, 30 हुए तो 15। यहाँ तक हमें पता चल गया। अब इसके आगे 32 हुए तो 16, 34 हुए तो 17 और 36 हुए तो 18। तो हमने फीट जो काउंट किए थे वो कितने किए थे? 36। तो अगर 36 पैर हैं पूरे बॉक्स में चिकन्स के, तो चिकन कितने हैं वहाँ पे? 18। ठीक है, तो 18 टोटल उस बॉक्स में चिकन डाले थे किसने? अमन ने। आया समझ में? इस तरीके के क्वेश्चंस हम पहले के प्रैक्टिस पेपर्स में भी कर चुके हैं बेटा, और जो हमने मैथ्स के जो अलग से क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई थी उसमें भी कर चुके हैं। ठीक है, वो भी देख लेना प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 3589 3589 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। इसको एक्सपेंड करके लिखना है कि इसको हम कितने टुकड़ों में एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। तो देखो पहले इनकी प्लेस देख लेते हैं। जो 9 है वो किस प्लेस पे है? वंस। 8 टेंस की प्लेस पे है, 500 की प्लेस पे है, और 3000 की प्लेस पे है। तो इसी तरीके से इनको लगा देंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। 3000 पे है तो 3000 लिखते हैं, प्लस 500 पे है तो 500, 8 10 पे है मतलब 80, और 9 1 पे है मतलब 9। ये इसकी क्या होती है? एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, और ये जो मैंने लिखा है ना, ये 3000 पे है, 500 पे, 8 10 पे, 9 1 पे, ये इनकी क्या है? प्लेस है बेटा। तो इससे हम प्लेस वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और फेस वैल्यू क्या होती है? जो जैसा दिखता है वो वैसा ही नंबर होता है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ₹9.47 प्लस डैश इज इक्वल टू ₹20।
बताओ 9 रुपये 47 पैसे में कितने रुपए और पैसे ऐड करें कि जो टोटल आए वो 20 रुपये आए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो यहाँ की डिजिट होती है और जो यहाँ की डिजिट होती है इनको आपस में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं जब हमें तीसरी डिजिट यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है। किसी एक साइड पे जब दो डिजिट की प्लेस हो और एक साइड पे एक हो, तो जो 2 डिजिट गिवन है अपोजिट साइड्स में उन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो जो बीच की डिजिट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस करते हैं। एक तरफ रुपीज़ लिखते हैं, एक तरफ पैसे, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ में पैसे भी हैं और रुपीज़ भी हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो देखो 20 रुपीज़ है और पैसे 0 और सेकंड वैल्यू में 9 रुपये हैं और 47 पैसे हैं। ठीक है, इनको आपस में माइनस कर देते हैं। ये 0 हैं तो इससे कैरी लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा 19 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 100। 100 में से 47, तो ये 9, ये 10 में से 3 गए, 7 गए 3, 9 में से 4 गए 5, तो ये 53 आ गया। पैसिव में 53 और 19 में से 9 गए तो 10, तो 10 रुपये 53 पैसे आपका आंसर है। आया समझ में? जब कभी भी अपोजिट साइड्स में 2 वैल्यू दी हुई है और बीच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमेशा माइनस करना, अगर प्लस का क्वेश्चन है। अगर माइनस का क्वेश्चन है तो हमेशा प्लस करना, अपोजिट करना है हमें। यहाँ प्लस पूछा था, प्लस करके पूछा था तो हमने माइनस किया, अगर माइनस करके पूछा होता तो हम प्लस कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है बेटा। इसमें बस हमें ml मतलब लीटर में और मिलीलीटर में पूछा है, यहाँ रुपीज़ और पैसे में था। और जो यूनिट होती है वो सेम रखनी चाहिए, जिसकी जो यूनिट है उसी के नीचे वो डिजिट आपको रखनी चाहिए। ऐसा नहीं रुपीज़ की यूनिट डिजिट है और आपने पैसे में रख दी, वो आंसर हमेशा क्या आएगा, गलत आएगा। तो जैसे रुपीज़ की जो वैल्यू है, जो डिजिट है वो दोनों एक साथ, और पैसे की जो डिजिट है वो दोनों एक साथ। इसी तरीके से लीटर और मिलीलीटर की भी सेम। ठीक है, और पता होना चाहिए आपको बड़ी वैल्यू कौन सी है, रुपीज़ बड़ा है कि पैसे बड़ा है, लीटर बड़ा है कि मिलीलीटर बड़ा है। ठीक है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं आपके, 1000। देखो यहाँ पे है 1650 ml माइनस डैश इज इक्वल टू 1 लीटर, कि 1650 ml में से क्या माइनस करें, कितना ml या कितना लीटर माइनस करें कि 1 लीटर हमारा आंसर आ जाए। तो मैंने बताया था अगर प्लस होगा तो माइनस होता है, यहाँ माइनस है तो दोनों को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो देखो हमने 1 लीटर में से, तो देखो ये प्लस की वैल्यू थी तो हमने यहाँ जाके क्या की, माइनस की। ये भी प्लस की वैल्यू है, जब जिसके आगे कोई माइनस प्लस नहीं लिखा होता ना बेटा, वो हमेशा प्लस की वैल्यू मानी जाती है। ये प्लस की है तो इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। अब मुझे बताओ 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं आपके, 1000 होते हैं। ठीक है, और ये 1650 है, मतलब इसमें क्या है 1 लीटर प्लस में 650 ml। तो इसको जब 1650 में से जब हम 1000 माइनस करेंगे, 1000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 650। मतलब 650 ml अगर हम 1650 ml में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये 1 लीटर। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में 36 लेंथ दी हुई है रेक्टेंगल की और ब्रेथ दी हुई है, हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, लेंथ इनटू में ब्रेथ। और पैरामीटर निकालते हैं तो क्या करते हैं, सारी चारों साइड्स को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे लेंथ दी हुई है हमें 10, ब्रेथ दी हुई है 8, क्या आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा एरिया आ गया 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 37, हाउ मेनी मंथ्स विल बी इन ए ईयर हैविंग 31 डेज। कितने महीने होते हैं एक साल में जिनमें दिन होते हैं 31। तो कितने महीने होते हैं वो आपके, होते हैं वो 5 महीने। कितने, 5 मंथ्स। कितने मंथ होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, 5 मंथ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 38, संजीत हैज़ 21 एप्पल्स, 1/3 ऑफ देम विल बी। संजीत के पास 21 सेब हैं, तो बताओ उसमें से 1/3 कितने होंगे।
बेटा सॉरी, गलती से मैंने 5 लिख दिया। ये क्या होते हैं, 7 महीने होते हैं, तो 2 और ऐड कर लो, ये 7 मंथ्स होते हैं बेटा। गलती होगी मुझसे, ध्यान नहीं दिया मैंने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीत के पास 21 सेब है, तो बताओ उसमें से 1/3 कितने होंगे। तो टोटल कितने हैं संजीत के पास, 21। टोटल लिख लेते हैं, 21 है। 1/3 मतलब 1/3 फ्रैक्शन में इस तरीके से लिखा जाता है, बस डिवाइड करना हमें। 3 के टेबल में 21 आता है, किस पे आता है, 7 पे, काट दो। तो जो 1/3 होंगे वो कितने होंगे, 7 एप्पल्स। कितने होंगे, 7 एप्पल्स। नेक्स्ट है 39, इफ़ ऑन 24 जुलाई इज़ फ्राइडे। मान लो अगर 24 जुलाई को शुक्रवार है, तो बताओ अगला शुक्रवार कब आएगा। तो जो आने वाला जो शुक्रवार है वो कब आएगा। पहली बात, जुलाई में दिन कितने होते हैं आपके, 31, 31 डेज होते हैं आपके। जुलाई में जो डेज होते हैं वो 31 डेज होते हैं, यस और नो। यस, 31 डेज होते हैं जुलाई में। तो पूछा है कि जुलाई की 24 को अगर फ्राइडे है तो नेक्स्ट फ्राइडे कब आएगा। तो देखो हर जो दिन होता है वो अगले 7 दिन में वापस आता है, क्योंकि हमारा हफ्ता जो वीक होता है वो 7 दिन का होता है। तो अगर आज फ्राइडे है तो आज में 7 दिन प्लस करेंगे तो अगला दिन क्या होगा, वही सेम होगा। तो 24 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 24 में प्लस 7 31, 31st। तो 31st क्या 31 जुलाई में होते हैं, यस होते हैं। तो 31 को दोबारा से क्या आ जाएगा आपका, फ्राइडे आ जाएगा, आपका शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व करना है आपको। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है कि पहले क्या सोल्व करना होता है। तो बोर्ड मास में BOD MAS, तो इसमें डिवाइड नहीं दिया हुआ, मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 256 को 16 से मल्टीप्लाई करो। 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 प्लस 3 33, 6 2 जा 12 में 3 15, ये 6 5 2 6 9 10 और ये 4, तो ये 4096 प्लस में 18 माइनस 10। तो इसमें पहले प्लस कर लेते हैं, 4096 में 18, 6 8 आपका कितना होता है 14, 10 और एक 11 का 1 कैरी ऊपर 1 4, तो ये आ गया 4 1 1 4। माइनस में 10 करेंगे तो क्या बच जाएगा, 4 1 0 4। क्या आंसर आएगा, 4104। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। हमें इस सीरीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है। पहले घटते हुए क्रम का मतलब क्या है, पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और देन सबसे छोटा। तो मैंने जैसे आपको समझाया था कि हम नंबर से, फर्स्ट नंबर से फिर सेकेंड नंबर से हम देखते हैं, सबकी फर्स्ट डिजिट हम देख लेते हैं। इसमें 2 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है, मतलब ये दोनों 2 वाले तो छोटे हैं। 5 5 में देखते हैं, तो दोनों की डिजिट पहली सेम है। नेक्स्ट 0 0 दोनों की सेम है। फिर है 0 और 2, तो 0 और 2 में से बड़ा कौन सा है, 2 वाला, तो पहले क्या आएगा 5020। सेकंड नंबर पे ये बच गया था, क्योंकि इन दोनों में, तीनों में से तो बड़ा यही है अभी भी, तो 5002। अब इन दोनों में से देखते हैं, पहली डिजिट सेम है, दूसरी डिजिट भी सेम है 0 0, तीसरी इसकी 0 है, ये 5 है, तो बड़ा कौन सा हुआ 5 वाला, तो 2050, और लास्ट में जो बच गया वो। तो इस तरीके से हम इसको घटते हुए क्रम में लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर बढ़ता हुआ क्रम पूछते हैं तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और देन सबसे बड़ा। नेक्स्ट है 7 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 7, 5 बार 7 को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आंसर आएगा, देखो 7 7 ज़ा 49, ये भी 7 7 ज़ा 49 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। 49 को पहले 7 से कर लेते हैं। 7 9 ज़ा क्या होता है आपका 63, 7 4 ज़ा 28, 28 में 6 34, तो ये आ गया आपका 343, इन तीनों का मल्टीप्लाई। अब 343 को 49 से, 9 3 ज़ा 27 का 2, 9 4 ज़ा 36 प्लस में 2 38, 9 3 ज़ा 27 प्लस 3 30, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 और एक 17, 4 3 ज़ा 12 और एक 13, तो ये आ गया 7 10 8 और ये 9, तो 19807 आपका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 6525 मल्टीप्लाई
डैश इज इक्वल टू 6525। 6525 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 6525 ही रहे। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसको किसी भी डिजिट से नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो वही सेम डिजिट आती है, तो वो आता है आपका नंबर 1। अगर हमें बताना हो कि ज़ीरो लाना है हमें किसी भी चीज़ से तो हम यहाँ अगर ज़ीरो लिखते तो आंसर क्या आ जाता, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द ऑड वन आउट। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके मेधावी के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें से सबसे अलग कौन सा है वो बताओ। तो मतलब 3 जो होंगे वो एक ही कैटेगरी से मिल रहे होंगे और एक क्या हो जाएगा उनसे अलग हो जाएगा। तो देखो मिल्क है, कर्ड, मीट और घी। मिल्क किससे मिलता है, गाय या भैंस से। कर्ड आप उसी दूध से जमाते हो। घी उसी दूध की मलाई से निकलती है। क्या मांस आप गाय का या भैंस का लेते हो, नहीं। ये क्या होगी, ये कैटेगरी क्या होगी, अलग होगी। ये हम किसी और चीज़ से लेते हैं तो ये चीज़ क्या होगी हमारी, ऑड वन आउट। ठीक है, नेक्स्ट है सीमेंट, सैंड, सॉइल और ट्रक। जो सीमेंट है, सैंड है और सॉइल है वो तीनों एक ही कैटेगरी की हैं, मतलब हम घरों में यूज़ करते हैं किसी काम के लिए। लेकिन जो ट्रक है वो तो आपकी एक मशीन है या एक वाहन है, वो तो इनसे मेल नहीं खाता। तो जो ऑड वन आउट होगा वो कौन सा होगा, आपका ट्रक। नेक्स्ट है टीवी, रेडियो, गैस और फ्रिज। इसमें से जो ऑड वन आउट है वो कौन सा होगा, आपकी गैस। क्यों, क्योंकि टीवी, रेडियो और फ्रिज तीनों किस चीज़ से चलती है, बिजली से चलती हैं। लेकिन गैस एक ऐसा आइटम है जिसके लिए हम सिलेंडर का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक गैस भी आती है, आप उस चीज़ पे मत जाना, बट यहाँ पे हम नॉर्मली जो बात कर रहे हैं उन चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो ये इनमें से ऑड वन आउट आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एलिफेंट, लॉयन, टाइगर और टर्माइट। इन चारों में से अलग कौन सा है आपका, टर्माइट। टर्माइट एक इंसेक्ट है और ये तीनों क्या है, एक एनिमल है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर व्हाट विल बी इट रेडियस। एक सर्कल में जो डायमीटर है वो 7 है, तो बताओ इसका रेडियस क्या होगा। तो जो हमारा रेडियस होता है वो क्या होता है, d/2, या ये कहें जो आपका डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2 इंटू में r। बात सेम है। तो हमें यहाँ रेडियस बताना है तो हमें ये चीज़ यूज करनी है। अगर हमें डायमीटर बताना होता है तो हम 2 इंटू में r कर देते हैं। तो डायमीटर हमारा 7 है अपॉन में 2, तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है, ये फ्रैक्शन में ही छोड़ दिया मैंने, इसको डिवाइड भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, इन 100 सेंचुरी इज इक्वल टू टेंस। 100 सेंचुरी में कितने टेंस होते हैं, कितने होते हैं, 200 टेंस होते हैं बेटा। कितने होते हैं, 200 टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ फोर्थ एंगल। ये जो एक फिगर दी हुई है आपको, इसमें 4 एंगल हैं और पूछा है कि ये तीनों एंगल्स हैं जो, इसके अलावा जो चौथा एंगल है वो कितना होगा। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था कि ट्राइंगल का जो सम होता है तीनों एंगल्स का वो 180 होता है, जिसमें 3 साइड होती है, और जिसमें 4 साइड होती है उनके एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो हमें टोटल पता है और बाकी के 3 पता है, तो चौथा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाकी तीनों का हम प्लस कर लेते हैं पहले। 70 है एक, 95 और एक 80 है। प्लस करेंगे तो 9 और 8, 17 और 7 आपका 24, तो ये आ गया 245। तो 245 हम इन तीनों का है और टोटल जो है 360 है, तो आपस में माइनस कर देंगे तो फोर्थ वन पता चल जाएगा। तो 360 माइनस 245 क्या आंसर आ गया, ये 5 और ये 1 और ये 1, तो 115 जो हमारा फोर्थ एंगल होगा वो कितना होगा, 115 डिग्री का। आए समझ में। यहीं पे अगर ट्राइंगल का पूछा हुआ था और उसमें एक एंगल दिया होता तो वो भी हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट है 70 इंटू में 7000 इंटू में 70,000, आंसर क्या आएगा। तो देखो हमें सिर्फ 7 को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि बाकी की तो क्या है, जीरो है। जितनी जीरो होंगी हम उतनी काउंट करके उस डिजिट के पीछे लिख देंगे। तो 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343, तो 343 और पीछे कितनी जीरो लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो लगा दो, 4 5 6 7 8, तो ये हमारा आंसर। तो इतने क्वेश्चन को देख के ना घबराया मत करो कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया कैसे मल्टीप्लाई करूंगा। देखा करो चीज़ों को किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है जीरो तो उतनी ही रहनी है, बस हमें आगे आगे की डिजिट मल्टीप्लाई करनी थी। अब पूछा है व्हाट विल बी द क्यूब ऑफ 5। 5 का क्यूब क्या होगा। क्यूब का मतलब होता है जब हम एक चीज़ को 3 गुना कर देते हैं,
और स्क्वायर का मतलब होता है जब एक चीज़ को 2 गुना कर देते हैं। तो इसमें 3 गुना करना है, मतलब 5 इंटू में 5 इंटू में 5, तो 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125, तो आपका आंसर आ गया 125। नेक्स्ट भी सेम मल्टीप्लाई का ही है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे सभी के सभी बच्चे। ये सबका कमेंट आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, मुझे पता तो चले कि वीडियो कौन कौन देख रहा है। मतलब जो एंड तक वीडियो देख रहा होगा, जिसने बीच के क्वेश्चन समझे होंगे, वही इसका आंसर दे पाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना वीडियो को देखने के बाद, कुछ भी जो पसंद आया हो। और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट कर देना, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दे देना बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।